एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। ये टेस्टिंग ऑफ मटेरियल का 8वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो नोट्स है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक, वहाँ से इस नोट्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि इम्पैक्ट टेस्ट में हम करते क्या हैं, क्या पता लगाते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट टेस्ट में हम मटेरियल का बिहेवियर पता लगाते हैं ऑन इम्पैक्ट लोड। ठीक है, मतलब जब हम किसी मटेरियल पे इम्पैक्ट लोड अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में मटेरियल कैसे बिहेव करता है। ठीक है, ये हम पता लगाते हैं। और एक्चुअली हम पता लगाते हैं इसमें इम्पैक्ट टफनेस के बारे में। ठीक है, मतलब मटेरियल टूटने से पहले कितना एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, या उस मटेरियल को तोड़ने के लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, कितना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट टफनेस। तो हम उसके बारे में पता लगाते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, कई बार जनरली क्या होता है, वर्किंग कंडीशन में, एक्चुअल कंडीशन में ना ज़्यादातर इम्पैक्ट लोड अप्लाई होता है ना। और जो टेंसाइल टेस्ट है वहाँ पे हम क्या लोड अप्लाई कर रहे थे, वहाँ पे हम स्टैटिक लोड अप्लाई करते थे। मतलब एक सैंपल था अपने पास, उसमें हम धीरे धीरे लोड बढ़ाते थे। ठीक है, तो उस कंडीशन में मेटल का बिहेवियर हमने देखा, तो वहाँ पे हमें यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह सब मिला। ठीक है, बट ये जो टेंसाइल टेस्ट है वो इम्पैक्ट लोडिंग का जो बिहेवियर है मेटल का वो नहीं बता पाता। ठीक है, तो इसलिए ये टेस्ट आया है इम्पैक्ट टेस्ट, जिसमें हम इम्पैक्ट लोड देंगे और वहाँ पे देखेंगे मटेरियल कितना एनर्जी अब्जॉर्ब करता है फ्रैक्चर होने से पहले। ठीक है, तो ये है आपका मशीन, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। ठीक है, इस मशीन में आप ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ है इसमें। तो ये बीच का ये फ्रेम होता है, ठीक है, जो पूरा वेट को सहन करके रखा है, बीच का फ्रेम। उसके बाद ये जो आपका दिख रहा है ये है हैमर। ठीक है, इसको हैमर या पेंडुलम बोलते हैं। ये आपका पेंडुलम शाफ्ट होता है, बीच में जो है वो पेंडुलम शाफ्ट है, इससे जुड़ा है आपका हैमर। ठीक है, ये हैमर यहाँ से बीच से कनेक्टेड है। अब ये हैमर जो है ना ऐसे झूल सकता है, ऐसे आप छोड़ोगे ना तो ऐसे ही पेंडुलम की तरह से झूलेगा ये हैमर जो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, स्केल दिया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्केल है ना। और नीचे में यहाँ पे दिया जाता है, नीचे पे यहाँ पे दिया जाता है आपका एनविल, जहाँ पे हम सैंपल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो इस टेस्ट में हम करते क्या है ना, ये जो पेंडुलम है इसको हम यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं। जैसे ये पेंडुलम यहाँ पे है या हैमर यहाँ पे, यहाँ से हम क्या कर देंगे, मान लीजिए इसको मैं रिलीज़ कर देता हूँ, तो मैं इस साइड से अगर इस पेंडुलम को रिलीज़ करूँगा या हैमर को रिलीज़ करूँगा तो क्या होगा, ये हैमर यहाँ से लेकर के वापस इस तरफ उसी हाइट में जाएगा। वही हाइट अटेंड करने के बाद, या थोड़ा सा एक आध कुछ हाइट कम हो सकता है, ड्यू टू हवा के रेजिस्टेंस के कारण थोड़ा हाइट कम हो सकता है, बट वो निग्लिजिबल होगा। तो यहाँ से अगर मैं इस पेंडुलम को छोड़ता हूँ तो वापस सेकेंड तरफ अपोजिट साइड ये उतना ही स्विंग होगा, उतना ही हाइट तक स्विंग होगा। ठीक है, अगर ये ऐसे फ्रीली मूव करता है तो। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो फ्रीली मूव कर रहे, अगर अब मैं क्या करूँगा, इसी हैमर के सामने अपना एक मेटल रख दूँगा। यहाँ पे इस हैमर के सामने क्या कर दूँगा, अपना एक मेटल रख दूँगा। तो ये हैमर क्या होगा, इसको तोड़ते हुए, आपका जो मेटल है उसको तोड़ते हुए जब दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरी तरफ वो जाके पूरा वही हाइट अटेंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में उसकी कुछ एनर्जी लॉस हो गई। क्यों एनर्जी लॉस हुई, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल था उसको तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने में इस पेंडुलम की जो एनर्जी है कुछ लॉस हो गई। इसके कारण ये जो पेंडुलम है स्विंग होकर वापस उस हाइट तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो ये पेंडुलम का हाइट जितना कम होगा, जैसे पेंडुलम का हाइट केवल यहाँ तक अटेंड कर पाया है ना, तो इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ये जो मटेरियल यहाँ पे हमने रखा है उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ या इम्पैक्ट टफनेस ज़्यादा होगा। अगर यही पेंडुलम ये वाला हाइट अटेंड कर लेता है तो पहले वाले के कंपेयर में इसका टफनेस कम होगा, क्योंकि कम एनर्जी ऑब्जॉर्व किया। ठीक है, मतलब मटेरियल जितना ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा ये पेंडुलम स्विंग होकर उस तरफ, उतना कम हाइट अटेंड कर पाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये पूरा प्रिंसिपल है आपका इम्पैक्ट टेस्ट के पीछे है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये मैंने अभी आपको बता दिया, बट नोट्स में लिखने के लिए आप ये वाला टर्म लिखिए। इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि जब हम पेंडुलम को इस हाइट तक लेके जाते हैं, इस हाइट तक पेंडुलम में हैमर को इस हाइट पे रखते हैं, तो उस पेंडुलम में क्या होगी, कुछ आपका बोल सकते हो कि स्थितिज ऊर्जा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वो होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इज इक्वल टू
मास वेट इंटू हाइट, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या है, वेट है, उस हैमर का वेट है, और एच क्या है, हाइट है। ये उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा उस कंडीशन में। अब जैसे ही हम उस पेंडुलम को वहाँ से रिलीज़ करते हैं, हैमर को रिलीज़ करते हैं, उसका जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और पेंडुलम नीचे आएगा, ठीक है। तो जब वो नीचे आएगा फिर क्या करेगा, अपना जो स्पेसिमेन है उसको हीट करेगा, हीट करते हुए वापस से अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस बार वो एच डैश हाइट अटेंड किया है ना। एच डैश मतलब कोई दूसरा हाइट अटेंड किया, तो ये जो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में, हाइट के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही क्या बताएगा, कितने एनर्जी उसने अब्जॉर्ब किया है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनर्जी अब्जॉर्ब इज इक्वल टू डब्ल्यू एच माइनस डब्ल्यू एच डैश। मतलब ये डब्ल्यू एच क्या था उसका, जब शुरू में पेंडुलम ऊपर क्लैम्प है तब, और उसके बाद रिलीज होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में इतना हाइट अटेंड किया एच डैश, तो इतनी उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो डिफरेंस होगा ना वही क्या बताएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल, ठीक है। तो ये इसके पीछे का प्रिंसिपल है ना। अब ये जो इम्पैक्ट टेस्ट आता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट और एक होता है शार्प इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है। तो मशीन देखो वही है, मशीन सेम रहेगा, बस जो सैंपल है वो थोड़ा अलग होगा और सैंपल को रखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो पहले हम जान लेते हैं आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। तो आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट में क्या होता है ना, इस तरीके का आपका सैंपल बनता है, ठीक है। ये आपका सैंपल है, ठीक है। इस सैंपल में क्या है, यहाँ पे देखो नोच दिया गया है, इसको बोलते हैं नोच, ठीक है। ये एक्चुअली में ये सैंपल इस तरीके से दिखता है। अब देखते हैं इसका डायमेंशन कैसे रहता है। तो आइजोड के कंडीशन में ना, ये जो सैंपल है इसका टोटल लेंथ यहाँ पे देखो कितना है, 75 mm रहता है। इसका जो लेंथ है कितना रहता है, 75 mm, ठीक है। अब ये जो नोच बना है देखो, ये इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे जो नोच बना है, ये जो नोच है ना वो 28 mm का हाइट पे बना है। टोटल हाइट आपका कितना है, 75 mm है, और नोच कितने में बना है, 28 mm पे। यहाँ से 28 mm नीचे में नोच बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो नोच बना है ना वो जो है 45 के एंगल में बना है, ठीक है। ये जो ऐसे नोच बना है ना उसका एंगल कितना है, 45। नोच बना उसका एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। और ये हाइट डेप्थ कितना है नोच का, तो नोच का डेप्थ होता है 2 mm, ठीक है। मतलब ये जैसे कि मान लीजिए आपका सैंपल है, ऐसा है मान लीजिए नोच, तो ये नोच का जो एंगल होगा ना, ये एंगल वो 45 डिग्री है, और जो डेप्थ है वो 2 mm है, ठीक है। तो ये आइजोड टेस्ट का स्टैंडर्ड सैंपल होता है। अब इस केस में हम क्या करते हैं ना, अपना जो सैंपल है उसको सीधा रखते हैं वर्टिकली। जैसे ये सैंपल को हम नीचे क्या कर दिए, एनविल में से क्लैंप कर दिए। ये जो एनविल है यहाँ पे जो दिख रहा हो क्या है, ये एनविल के अंदर इसको हमने क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया। अब जो आपका हैमर है ना वो उसको ये जो यहाँ से इसको हिट करेगा, ये जो दिख रहा है ना क्या बता रहा है, हैमर इसको यहाँ से हिट करेगा, ठीक है। फ्रंट से, मतलब जिधर नोच है ना उसी साइड से क्या कर रहा है, आपका जो हैमर है उसको सामने से हिट कर रहा है। तो सामने से हिट करेगा तो क्या होगा, आपको जो सैंपल ऐसे दो टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। अब देख लेते हैं 4P के केस में। तो 4P इम्पैक्ट टेस्ट के केस में ना सेम टाइप का सैंपल रहता है, बस डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे ना, कि ये जो सैंपल होता है उसमें जो नोच बनता है वो एकदम बीचों बीच बनता है। जैसे ये 55 mm लेंथ का बनता है, 55 mm लेंथ का बनेगा, टोटल इसका लेंथ 55 होगा। तो इसमें जो नोच बनेगा ना एकदम मिडिल में बनेगा। उस केस में मिडिल में नहीं बन रहा था, 75 का लेंथ था लेकिन 20 mm के डिस्टेंस में नोच बनाए थे। यहाँ पे क्या होगा, 55 पे एकदम बीचों बीच हम क्या बनाएंगे, नोच बनाएंगे, ठीक है। और नोच का डायमेंशन वही रहेगा इस केस में भी, 45 डिग्री और 2 mm डेप्थ का हम नोच बनाएंगे, ठीक है। अब इस केस में डिफरेंस क्या होगा ना, 4P के केस में हम क्या करेंगे, आपका जो सैंपल है ना उसको हम ऐसे वर्टिकली रखेंगे, हॉरिजॉन्टल रखेंगे, मतलब ऐसे लिटा के, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ऐसे इस तरह से लिटा के रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैमर जो हिट करेगा ना वो पीछे से हिट करेगा। जो आपका देखो ये जो नोच बना है ना, नोच के अपोजिट साइड से, मतलब पीछे से इसको जो है आपका जो हैमर है वो हीट कर रहा है, मतलब यहाँ से इसको ब्लो दे रहा है।
तो यहाँ से सैंपल आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो 4P और इसमें क्या डिफरेंस है मेन, कि आइजोड के केस में क्या रहता है, अपना जो सैंपल ऐसे वर्टिकल रहता है। ठीक है, याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। जैसे आई हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना आई, तो इसी को जान लो। आई के जैसे ही हम सैंपल को रखते हैं, मतलब वर्टिकल हम सैंपल को रखते हैं, और जिधर नोच होता है उधर से हम क्या करते हैं, सैंपल को हीट करते हैं, है ना, पेंडुलम से। और 4P के केस में क्या करते हैं, सैंपल को कैसे रखते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे लिटा के रखते हैं, है ना। और जो हम हीट करते हैं हैमर से, वो पीछे की तरफ से, जो नोच रहता है उसके अपोजिट तरफ से हम सैंपल को हीट कराते हैं। ठीक है, तो ये 4P और आइजोड में डिफरेंस होता है। अब थोड़ा सा मशीन के बारे में देख लेते हैं। मशीन के बारे में तो आपको बता ही दिया था, है ना। मशीन के बारे में आपको बता देता हूँ, और थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे मेन आपका क्या है, ये बॉडी ऑफ फ्रेम है, यहाँ से आपका जुड़ा हुआ ये हैमर। ठीक है, और हैमर में यहाँ पे ये देखो छोटा सा कनेक्टेड, यहाँ पे इसको बोलते हैं लैच, लैच बोलते हैं। ये क्या करता है ना, हैमर को ये लैच जो है ऐसे क्लैंप करके रखता है। लैच मतलब जब तक लैच लगा है ना, तब तक हैमर ये नीचे नहीं आएगा। और इस लैच को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे देखो लगा हुआ है लीवर। ठीक है, ये लीवर से ही आप क्या कर सकते हो, पेंडुलम को रिलीज करो। लीवर को जब ऐसे नीचे करोगे ना, तो ये लैच इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और आपका हैमर क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो ये लीवर से ऑपरेट करते हैं हम। दूसरा चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है, ये स्केल है। अब ये जो स्केल बना है ना, उसमें दो दो रीडिंग है। ये जो स्केल बना है ऐसे, ये स्केल ना यहाँ 300 से चालू होता है, ऐसे 300 से फिर ये कम होते होते कहाँ तक जाता है, 0 तक। अब ये जो स्केल है ना, उसमें दो रीडिंग दिया गया है, दो स्केल है इसमें। एक बाहर की तरफ ऐसा स्केल है, और एक ऐसे अंदर की तरफ स्केल है। अच्छा ठीक है, ये वाला डायग्राम में आप लोग देखो, ये वाले फोटोग्राफ में आप लोग देखो, यहाँ पे देखो दो स्केल बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो अंदर की ओर जो स्केल बना होना होता है ना, उसको हम बोलते हैं आइजोड स्केल। ठीक है, तो जब हम आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट करेंगे तो इसकी हम रीडिंग लेंगे। ठीक है, ये वाली रीडिंग लेंगे। और जब 4P का लेंगे तो ये जो बाहर वाली रीडिंग है ना, ये वाली हम लेंगे 4P के केस में। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया स्केल का। तो इसमें आपको ध्यान देने की बात क्या है, ये जो स्केल है ना, वो यहाँ पे मैक्सिमम होता है 300। ठीक है, और फिर इधर की ओर घटते जाते हैं, और इधर लास्ट में कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ बता रहा है कि हैमर आपका जितनी ज़्यादा हाइट अटेंड करेगा, उतना जो है इम्पैक्ट टफनेस जो है, इम्पैक्ट टफनेस की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, और ये जो दोनों स्केल होता है ना, उसका लीस्ट काउंट होता है 2 जूल। मतलब जैसे यहाँ पे कितने हैं, 300 है। ठीक है, तो इसका जो एक डिवीज़न होगा ना, उसकी वैल्यू होती है 2 जूल। ठीक है, मतलब यहाँ पे 150 स्केल, ऐसे 150 लाइनिंग होते हैं पूरे, ऐसे 150, यहाँ से लेके पूरा 0 तक, 0 से लेके 300 तक कितना होता है, 150 लाइनिंग होती है। और एक एक लाइन का दो लीस्ट काउंट कितना होता है, 2 जूल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जब हैमर को हम छोड़ते हैं ना, तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो लगा है पॉइंटर, वो अपने साथ मूव करता है, और ये हाइट को बताता है कि कितनी हाइट ये अटेंड किया है। तो इस पॉइंटर से हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की। अब देखो इधर ये आपको क्या दिया है, यहाँ पे ब्रेक दिया रहता है। मतलब जब आपका हैमर यहाँ से हिट कर लेगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा, है ना, उसके बाद इसको रोकना भी है हैमर को रोकने के लिए यहाँ पे ब्रेक दिया होता है। ब्रेक दिया होता है, हैंड से ऑपरेट होता है वो। ठीक है, तो वो वहाँ से अब इसको पेंडुलम को ब्रेक लगा लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्लैंप या एनविल। यहाँ पे हम अपने जो सैंपल है उसको क्लैंप करके रखते हैं एनविल में। ठीक है, जिस तरह से भी क्लैंप करना है, आइजोड है तो वर्टिकली, और 4P है तो हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसका प्रोसीजर, हम करते कैसे टेस्टिंग। तो देखो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये जो पॉइंटर है ना, इसको मैक्सिमम पे सेट कर लेना। जैसे पॉइंटर है ऐसे, तो ये मैक्सिमम यहाँ पे 300 होता है, तो आपको पॉइंटर को ऐसे मैक्सिमम में सेट कर लेना है 300 पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, सेकंड क्या करोगे, इसमें अपना जो सैंपल यहाँ पे एनविल में क्लैम्प कराओगे। जिस टाइप का भी आइजोड है तो उस तरह से, 4P है तो उस तरह से आप सैंपल को प्लेस करोगे। थर्ड क्या करोगे, ये जो है पेंडुलम, उसको आप उठा करके यहाँ पे क्लैम्प कर दोगे बाय यूजिंग लैच। तो यहाँ पे जो लैच लगा दोगे, तो ये ऊपर में क्लैम्प हो जाएगा आपका जो हैमर है।
ठीक है। फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, अब ये जो लीवर है ना, इसको जब खींचोगे, लीवर को जैसे ही खींचोगे आपका हैमर नीचे आएगा। नीचे आते हुए ये सैंपल को हीट करेगा और हीट करके क्या होगा, दूसरी तरफ कुछ हाइट अटेंड करेगा। तो जितना भी हाइट अटेंड करेगा ना, ये पॉइंटर उसको बता देगा। पॉइंटर ये क्या करता है, पेंडुलम अपने साथ ये पॉइंटर को लेके जाएगा। तो ये पॉइंटर जहाँ पे भी रुकेगा, ठीक है, वहाँ से आप क्या ले लोगे, डायरेक्टली वैल्यू ले लोगे। अगर 4P टेस्ट कर रहे हो तो बाहर वाला स्केल का वैल्यू लोगे, और अगर आइजोट कर रहे हो तो स्केल में जो अंदर की ओर जो स्केल बना है ना, यहाँ पे जो अंदर वाला स्केल है उसको लोगे। ठीक है, वही आपका क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखना है। ठीक है, तो प्रिकॉशंस मेन आपको क्या रखना है, स्पेसिमेन जो है आपको प्रॉपर सही डायमेंशन का होना चाहिए। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस टाइप का कर रहे हो, आइजोड या 4P, उसी इसके अकॉर्डिंग आपका डायमेंशन होना चाहिए। दूसरा क्या हुआ है, जो है आपका जो पॉइंटर है, शुरू में ना आपको ये चेक करना है कि पॉइंटर हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पे होना चाहिए 300 पे पहले से ही। ठीक है, क्योंकि अगर पॉइंटर अगर गलत जगह हुआ तो आपकी वैल्यू गलत बताएगी। ठीक है, तो आपको पॉइंटर का होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए 300 पे। तीसरा प्रिकॉशन क्या है कि जो स्विंगिंग हैमर है उसके फ्रंट पे आपको खड़े नहीं होना है। जैसे ये हैमर यहाँ पे किसी को खड़े नहीं होना है, यहाँ पे कोई खड़ा होगा तो उसको हैमर से क्या हो सकता है, चोट लग सकती है। तो उसके फ्रंट में कभी खड़े नहीं होना है। ठीक है, और स्पेसिमेन को आपको प्रॉपरली पोजीशन करना है, सही तरीके से प्रॉपरली स्पेसिमेन को वहाँ पे रखना है। ठीक है, अब जो इम्पैक्ट टेस्ट होते हैं ना, वो अलग अलग टेम्परेचर पे भी किया जाता है, क्योंकि इम्पैक्ट टफनेस की वैल्यू टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर घटाते हैं ना, इम्पैक्ट टफनेस जनरली मेटल का कम हो जाता है। तो वहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाता है कि कम टेम्परेचर में मेटल में का इम्पैक्ट टफनेस कितना आ रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग मीडियम यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपको -196 डिग्री सेल्सियस में अगर आपको टेस्टिंग करना है, मतलब ये जानना है कि अगर टेम्परेचर 196 होगा, 196 डिग्री सेल्सियस, तो आपका मेटल का इम्पैक्ट टफनेस कितना आएगा। अगर आपको ये पता लगाना है तो आप क्या करोगे, आपको जो सैंपल है ना, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा के रखोगे 10 से 15 मिनट तक। ठीक है, तो इससे लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है ना, बहुत ठंडा होता है, तो उससे सैंपल ठंडा हो जाएगा। 10-15 मिनट आप उसको डुबा के रखोगे, है ना, लिक्विड नाइट्रोजन में। उसके बाद तुरंत निकाल करके तुरंत आपको टेस्ट कर लेना है, मतलब इम्पैक्ट टेस्ट कर लेना है। तो उससे आपको क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट टफनेस निकल जाएगा 8 -196 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे अलग अलग मीडियम यूज़ करना है। अगर आपको -78 डिग्री सेल्सियस में करना है तो आपको लिक्विड नाइट्रोजन और एथेनॉल के अंदर डुबो कर रखना पड़ेगा आपके सैंपल को। अगर 0 डिग्री सेल्सियस में करना है तो आइस के अंदर डुबा के रखना पड़ेगा। 25 डिग्री करना है तो आपका जो रूम टेम्परेचर रहेगा उसी में टेस्ट कर देना है। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में करना है तो बॉइलिंग वाटर में डुबा के रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इम्पैक्ट टेस्ट कर लेना है। तो इससे आपका क्या होगा, टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो भी समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर के कारण इम्पैक्ट टेस्ट में क्या बदलाव हो रहा है मेटल के। ठीक है, तो ये सब था पूरा वीडियो इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, और आपको वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।